हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एमएलटी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सिकलिंग टेस्ट, यानी जो सी शेप्ड सिकल सेल होते हैं आपके बॉडी में। आरबीसी सेल्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंज होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है, जिसकी वजह से सिकल सेल्स देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके से वो काउंट किए जाते हैं, कैसे वो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, आज वो समझेंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा सिकल सेल के बारे में भी बताऊंगा कि क्या होता है सिकल सेल, किस वजह से जो नॉर्मल आरबीसी है वो सिकल आरबीसी में चेंज हो जाती हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम देखेंगे कि क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं जिससे सिम्टम्स जो है सिकल सेल के हमें नज़र आते हैं। प्रिंसिपल जानेंगे, सैंपल टाइप जानेंगे, रिएजेंट क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मेथड यहाँ पे सिंपल एक सिंगल मेथड रहेगा। इंटरप्रिटेशंस देखेंगे कि किस तरीके की इंटरप्रिटेशन सेल्स की देखने को मिलती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सिकल टेस्ट और सिकलिंग टेस्ट के बारे में। तो जान लेते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के फेज पे आते हैं। तो सिकल है क्या, बेसिकली सिकल सेल क्या है? सिकल सेल एक तरीके का आरबीसी डिसऑर्डर है जो कि क्या करता है, नॉर्मल आरबीसी यानी जो आपके डोनट्स शेप के आरबीसी होते हैं, डोनट्स आप सबने खाया होगा, स्वीट या देखा होगा आपने, जो रहता है गोल सा सिलेंड्रिकल, मतलब गोल रहेगा और उसके चारों तरफ से थोड़ा सा थिकनेस रहेगा, बीच में हॉलो रहता है। तो वैसे ही आपका आरबीसी कुछ देखने को मिलता है। तो नॉर्मल आरबीसी का क्या होता है, वो शिकल सी शेप यानी मून शेप, जैसे चांद का शेप। मैं पूरा कंप्लीट नहीं, फुल मून की बात नहीं कर रहा हूँ, हाफ मून की बात कर रहा हूँ। जैसे आपका कर्व या सी शेप कह सकते हो, सी स्टैंड फॉर कैट एंड एनीथिंग एल्स यू कैन से दैट। तो जो सी शेप्ड की आरबीसी है वो हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, एक तो वो भी रिड्यूस होता है, आयरन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है, फॉलिक एसिड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है, विटामिन बी 12 की जो कैपेसिटी जो उसमें स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है वो भी रिड्यूस होता है। तो बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन जो है आपकी बॉडी में रिड्यूस होने का उसके साथ साथ में दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं कि ये सिकल डिजीज़ जो है, यानी SCD जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सिकल सेल डिजीज़, ये क्या करती है, ये ब्लड के फ्लो को भी रोकती है। कैपिलरी में कहीं ना कहीं क्लॉटिंग देखने को मिल जाएगा, या ब्रेन में कई बार इसकी वजह से क्लॉटिंग देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी, अगर आपकी बॉडी में कोई भी फंक्शन करना हो, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लड के थ्रू ही हो रहा है। तो जो सप्लाई, अगर ब्रेन को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिली तो वो काम नहीं कर पाएगा। हार्ट की अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं मिली तो वो काम नहीं कर पाएगा। लंग्स का प्रॉपर सप्लाई नहीं मिला ब्लड का अगर, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं बॉडी में बहुत मेजर डिजीज़ इम्पैक्ट दे सकता है अगर कोई पर्सन सिकल सेल से सफ़र कर रहा है। तो अगर मैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करूँ इसमें, तो डिजीज़ जो है सिम्टम्स, फॉलोइंग सिम्टम्स, यानी अनीमिया के केसेस में देखा गया है, जिसमें फटीग आ जाना एक सबसे बड़ा कॉमन केस है सिकल सेल का, जिसको फटीग बहुत ज़्यादा आता है। उसके ब्लड टेस्ट में देखा गया है कि सिकल सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। पेनिसिलिन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जिसे कहा जाता है कि सांस की कमी अचानक से, मैंने बोला ना कि अगर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो लंग्स काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीज़ है वहाँ उस सिम्टम्स में देखा जाता है। ये स्किन का येलो पड़ना या आई का येलो पड़ना, ज़रूरी नहीं है कि पीलिया के केसेस में ही स्किन और आई येलो होती है। येलो फीवर जिसे बोलते हैं हम लोग, आम भाषा में पीलिया बोल दिया मैंने। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी वजह से होता हो, या अगर आपके ब्लड में आयरन की कमी है तो उस केस में भी कई बार क्या होता है, येलो स्किन जो है पड़ने लगती है। तो उसमें से एक साइन सिम्टम सिकल का भी है, जो कि येलो ऑफ स्किन एंड आई कहा जाता है। उसके बाद आता है पीरियड एपिसोड्स ऑफ पेन, यानी बेसिकली क्या होता है, कोई भी आपका अगर सीवियर पेन है, जैसे बैक पेन कह सकते हो आप, या ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है सिकल सेल होने की वजह से। इसको ऐसे समझ लें कि अगर एक स्फेरिकल कोई चीज़ है, अगर आप उसको रोटेट कराते हो, ईजिली मूव करते हुए चली जाती है। वहीं अगर उसका स्फेरिकल शेप चेंज होके कोई सी शेप का हो जाए या इरेगुलर शेप का हो जाए, तो वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं जाके वो अड़ेगा। जैसे सपोज ये अगर एक राउंड है, यहाँ आया, ये मूव कर गया, लेकिन यहीं पे अगर ये सी शेप्ड का है तो क्या हुआ, अगर यहाँ से आया तो ये तो मूव कर गया, लेकिन अगर ये सामने से इस तरीके से आ रहा है तो ये क्या हुआ, ये फंस गया। जब फंसा तो इसने दोनों एरिया को ब्लॉक किया, मतलब रिड्यूस कर दिया। तो ऐसे 3-4 सेल आ गए तो पूरा ब्लॉक कर दिया उन्होंने पर्टिकुलर एक वेन को या कैपिलरी को। तो वो उसकी वजह से पेन प्रेशर देखने को मिलता है।
इन्फ्लामेशन, कई सारी ऐसी फ्रिक्वेंटली इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा जगह पे दिखाई दे रही है तो उस केस में भी क्या होता है कि आपके सिकल सेल होने के चांसेस दिख सकते हैं उसमें। अगर आप टेस्ट लगाएंगे, अगर पर्टिकुलर कहीं पे कभी हाथ सूज जा रहा है, कभी पैर सूज जा रहा है, कभी कहीं स्वेलिंग हो जा रही है, मतलब अगर इन्फ्लामेशन फ्रिक्वेंटली इन्फ्लामेशन हो रहा है बॉडी में, तो उस केस में भी सिकल सेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ग्रोथ डिले यहाँ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर प्रॉपरली हार्मोन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, जो सिक्रेटिंग हार्मोन ग्लैंड्स जो हैं, अगर वहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा, तो वहाँ पे भी आपको जो है ग्रोथ में डिले होने की वजह से भी कहीं ना कहीं सिकल सेल्स का एक साइन सिम्टम कॉज दिख सकता है। और बाकी वेनस प्रॉब्लम्स, जो आपकी वेन्स हैं उसके अंदर कहीं जैसे नीला दिख जाता, क्लॉटिंग दिख जाना, तो वो भी एक, जैसे कहते हैं ना पैरों के नसों में वो नीली नीली सी धारियाँ सी, दैट इज़ योर कैपिलरीज। या कई बार वेन प्रेशर रहता है तो वहाँ पे वो नस पूरी फूल जाती है, तो वो भी कंडीशन एक सिम्टम शो करता है सिकल सेल के लिए। अगर मैं आगे बात करें हम लोग इसमें प्रिंसिपल की, तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है इसमें हम लोग यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। वो क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन टेंशन को, इंक्लूडिंग द टिपिकल सी शेप्ड सेल। मतलब जो सी शेप सेल है उसके साथ साथ में जो आरबीसी के सी शेप सेल है उसका ऑक्सीजन टेंडेंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है, यहाँ पे सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो आपको क्या करना होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट जब हम लोग ब्लड सैंपल के साथ मिक्स करते हैं तो वो रिड्यूस करना शुरू कर देता है क्या, ऑक्सीजन टेंडेंसी। तो आपके जो सेल्स हैं वो शी शेप के नज़र आने लगते हैं। सैंपल टाइप की बात करें तो फ्रेश सैंपल, यानी बिल्कुल रीसेंट लिया हुआ कोई भी एंटीकोगुलेंट का सैंपल रीसेंट होना चाहिए। रीसेंट का मतलब है 15 से 30 मिनट्स के बीच का सैंपल होना चाहिए। कोई सा भी आप एंटीकोगुलेंट ले सकते हैं। उस एंटीकोगुलेंट सैंपल को आपने क्या करना है, उस रिएजेंट के साथ मिक्स करना है। आप कैसे कैसे मिक्स करेंगे क्या है, तो चलिए रिएजेंट कंसंट्रेशन में जानते हैं। तो 0.2 ग्राम आपको सोडियम मेटाबाइसल्फेट लेना है, जो कि आप 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में आप उसको मिक्स करेंगे। फिर आप उसको क्या करोगे, स्ट्राइल करोगे, डिसॉल्व करोगे और प्रिपेयर फ्रेश ईच टाइम। याद रखिएगा कि आपने 0.2 ग्राम सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है 10 ml डिस्टिल वाटर में हमेशा फ्रेश बनाना है। मतलब आपने अगर आज का सैंपल लिया तो आपने 10 ml सॉल्यूशन 10.2 मतलब 10 ml सॉल्यूशन प्रॉपर बनाया, तो वो एक ही लॉट के लिए बनेगा। दूसरे लॉट के लिए आपको दूसरा सैंपल फिर से प्रिपेयर, रिएजेंट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब मेथड में समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस रिएजेंट, जो हमने रिएजेंट बनाया है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का 10 ml का, जो कि 0.2 ग्राम्स हमने सोडियम मेटाबाइसल्फेट जिसमें लिया था, तो कैसे तरीके से करेंगे हम, तो मिक्स 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड सैंपल विद 1 ड्रॉप ऑफ 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक माइक्रोस्कोप की स्लाइड लेनी है, उसमें आपने 1 ड्रॉप ब्लड सैंपल डालना है और फिर उसके ऊपर आपने 1 ड्रॉप 2% यानी 0.2 ग्राम का जो आपने सॉल्यूशन बनाया था उसका 1 ड्रॉप आप उसी पे डालेंगे। कवर स्लिप आप रखेंगे उसके ऊपर और फिर उसको आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मतलब आपने सबसे पहले क्या किया, 1 ड्रॉप आपने पहले ग्लास स्लाइड लिया, उसके ऊपर 1 ड्रॉप आपने ब्लड सैंपल डाला, फिर 1 ड्रॉप आपने सोडियम मेटाबाइसल्फेट का जो आपने सॉल्यूशन बनाया था 2% सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन डाला। उसके ऊपर आपने क्या किया, कवर किया उसको, किससे, कवर स्लिप से। फिर उसके एजेस को आपने सील कर दिया। एजेस सील क्यों किया, एजेस सील करने का रीज़न है कि फ्लूइड जो है वो बाहर ना आए। ठीक है, तो आपने एजेस को उसको सील कर दिया, चाहे आप वैक्स से कर दीजिए या वैसलीन से कर दीजिए, किसी से भी आप सील कर सकते हैं। सील करने के बाद आपने क्या करना है, उसको रूम टेम्परेचर पे 1 to 4 आवर्स छोड़ देना है। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिकलिंग टेस्ट करने के लिए आपका जो टाइम पीरियड है, यानी आपका जो इंक्यूबेशन रूम टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर कितना रहता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और इंक्यूबेशन टाइम यहाँ पे हो गया 1 से 4 घंटे आपको सेटल छोड़ना है। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप विद द ड्राई ऑब्जेक्ट, मतलब जो जब वो पूरा प्रॉपरली ड्राई हो जाएगा तो 1 से 4 घंटे के अंदर में वो पूरा सेल जो है सेटल डाउन हो जाएंगे, पूरे प्रॉपरली फिक्स हो जाएंगे और फिर आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो पॉजिटिव सैंपल में क्या होगा, टिपिकली सिकल शेप्ड आरबीसी जो हैं वो आपके अपीयर रहेंगे। और अगर मैं वैसे प्रेजेंट बात करूं तो नीडेड 24 आवर्स, मतलब प्रिपरेशन अगर मैं कहूं कि आप प्रॉपर अगर प्रिपेयर करना हो तो 24 आवर्स का ये टाइम लेता है। इन केस ऑफ मॉइस्ट
पैरेट डाइज अगर मैं बोलूँ तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आता है, जिसमें आपके जो सेल्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे, यानी सी शेप्ड आरबीसी सिकल सेल्स नहीं दिखाई देंगे। अब किस तरीके के सेल्स सिकल सेल्स बेसिकली दिखाई देते हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये एक कंप्लीट सेल है फॉर एग्जांपल, और ये अगर स्फेरिकल की मैं बात करूँ तो इस तरीके से, और सी शेप्ड क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे ये जो कर्व आप देख पा रहे हो, ये जो कर्व बन रहा है बेसिकली ये वाला, तो ये क्या हुआ, एक डोनेट का हाफ कह सकते हो, ठीक है, जो खाने वाला स्वीट डोनेट आता है उसका हाफ भी कह सकते हो। तो ये इस तरीके का सेल आपको देखने को मिलेगा। तो ये लेक्चर था आपका सिकलिंग टेस्ट के ऊपर, जिसमें हमने समझा इंट्रोडक्शन, सिकल सेल क्या होता है, साइन सिम्टम्स जिसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, प्रिंसिपल कि कैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन टेंडेंसी को, ऑक्सीजन कैरिंग टेंशन को, और सैंपल टाइप यहाँ पे फ्रेश ब्लड। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 4 घंटे हमें यहाँ लग रहे हैं, जो कि क्या है, रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट हो रहा है, कितने परसेंट सॉल्यूशन के साथ, तो 2% किसके, सोडियम मेटाबाइसल्फेट सॉल्यूशन के साथ। इस लेक्चर को समझने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई सेल किया जाता है वो बता पाएंगे, इसका मेथड बता पाएंगे, इसका यूज़ होने वाला केमिकल बता पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इस तरीके से पढ़ते रहें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।